नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें आपके साथ करेंगे साझा, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अपने संसदीय क्षेत्र काशी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी 4 नई वंदे भारत ट्रेनों की सौगात। कहा, विकसित भारत बनाने के सफर में मील का पत्थर बनेंगी ये ट्रेनें। बिहार में आज फिर चुनाव प्रचार को धार देंगे प्रधानमंत्री। अमित शाह और नीतीश कुमार समेत एनडीए और महागठबंधन के नेताओं की भी धुआंधार रैलियां। बिहार में दूसरे चरण के चुनाव में सुरक्षा कारणों से 11 नवंबर तक बंद नेपाल भारत सीमा। सुरक्षा बलों ने बॉर्डर पर बढ़ाया पहरा। जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। 2 आतंकवादी ढेर। ऑपरेशन पिंपल अभी जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से अंगोला और बोत्सवाना की यात्रा पर। द्विपक्षीय संबंधों को मिलेगी और मजबूती। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति का इन दोनों अफ्रीकी देशों में पहला दौरा। और भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 सीरीज का 5वां और अंतिम मुकाबला आज ब्रिस्बेन के गाबा मैदान में होगी भिड़ंत। सीरीज में 2-1 से आगे है टीम इंडिया। और आइए खबरें देखते हैं विस्तार से। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बीच पाकर काशी के लोग आज उत्साह और उमंग से भरे हुए नजर आए। पीएम के संसदीय क्षेत्र में उनका जोरदार स्वागत हुआ। पीएम के अभिनंदन के लिए सड़कों पर भारी जनसमूह उमड़ा। पीएम ने सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी में 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को यहां पर झंडी दिखाई। नई ट्रेनें बनारस खजुराहो, लखनऊ सहारनपुर, फिरोजपुर से दिल्ली और एर्नाकुलम बेंगलुरु मार्गों पर चलेंगी। बनारस से खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस इस रूट पर सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगी और वर्तमान में चल रही विशेष ट्रेनों की तुलना में लगभग 2 घंटे 40 मिनट की बचत करेगी। लखनऊ से सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस लगभग 7 घंटे 45 मिनट की में यात्रा पूरी करेगी, जिससे यात्रा समय में लगभग 1 घंटे की बचत होगी। जबकि फिरोजपुर और दिल्ली वंदे भारत इस रूट पर सबसे तेज चलने वाली ट्रेन होगी, जो अपनी यात्रा मात्र 6 घंटे 40 मिनट में पूरी कर लेगी। वहीं एर्नाकुलम बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस यात्रा समय में 2 घंटे से अधिक की कमी लाएगी, जिससे ये यात्रा 8 घंटे 40 मिनट में पूरी हो सकेगी। प्रधानमंत्री ने वंदे भारत एक्सप्रेस में सवार बच्चों के साथ संवाद भी किया। आप देख सकते हैं, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में जो बच्चे सवार थे उनके साथ संवाद करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अक्सर इस तरह की तस्वीरें हमारे सामने होती हैं जब भी प्रधानमंत्री बच्चों के साथ होते हैं। प्रधानमंत्री का मानना यही कि बच्चे जो कि देश का भविष्य हैं, युवा, क्या इनकी आकांक्षाएं हैं और कैसे इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी देश को विकसित बनाने में। आज वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवे की अगली पीढ़ी की नींव तैयार कर रही है। ये भारतीय रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने का एक पूरा अभियान है। वंदे भारत भारतीयों की, भारतीयों द्वारा, भारतीयों के लिए बनाई हुई ट्रेन है, जिस पर हर भारतीय को गर्व है। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि आज पावन धाम वंदे भारत के नेटवर्क से जुड़ रहे हैं।
पीएम ने कहा कि ये भारत की विरासत के शहरों को देश के विकास का प्रतीक बनाने की तरफ एक अहम कदम है। बीते 11 वर्षों में यूपी में हुए विकास कार्यों ने तीर्थाटन को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। पिछले साल बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए 11 करोड़ श्रद्धालु काशी आए थे। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद 6 करोड़ से ज्यादा लोग रामलला के दर्शन कर चुके हैं। यूपी की अर्थव्यवस्था को इन श्रद्धालुओं ने हजारों करोड़ रुपए का लाभ पहुंचाया है। प्रधानमंत्री ने काशी में हो रहे विकास कार्यों का जिक्र किया। पीएम ने स्वास्थ्य सेवा और इंफ्रा विकास में हुई प्रगति का भी उल्लेख किया। आज काशी में अच्छे अस्पताल, अच्छी सड़कें, गैस पाइपलाइन से लेकर इंटरनेट कनेक्टिविटी की व्यवस्थाएं लगातार विस्तार भी हो रहा है, विकास भी हो रहा है और क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट भी हो रहा है। रोपवे पर तेजी से काम हो रहा है। गंजारी और सीगरा स्टेडियम जैसे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी अब हमारे पास है। हमारा प्रयास है कि बनारस आना, बनारस में रहना और बनारस की सुविधाओं को जीना सबके लिए खास अनुभव बने। वंदे भारत ट्रेन को बनारस स्टेशन से खजुराहो रवाना करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोच में बैठे जो स्कूली बच्चे हैं उनसे बातचीत भी की। बच्चे प्रधानमंत्री से बात करके बेहद उत्साहित नजर आए। कैसी रही प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात, हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर गौतम ने उन बच्चों से जानने की कोशिश की। ये वो वंदे भारत है जो वाराणसी से चल रही है खजुराहो के लिए। प्रधानमंत्री खुद आए इन बच्चों से मिलने के लिए और ये वो होनहार बच्चे हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री से बात की। तो हम शुरुआत करते हैं, चूंकि ये एक साथ बैठे हुए हैं और सबसे छोटे दिख रहे हैं ये। मैंने प्रधानमंत्री जी से बात की, अपनी कविता सुनाई और उनसे प्रेरणा ली। वे बहुत ही अच्छे हैं, उन्होंने मेरे बात की बात मान रखी और उन्होंने सारी मेरी बात सुनी। सर मैंने पेंटिंग बनाई और उनको काफ़ी पसंद आई। उन्होंने मुझे प्रेरणा भी दी और एक उद्देश्य भी दिया कि हमें कैसे क्या करना है और कैसे आगे बढ़ना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें बताया कि हमें बनारस को स्वच्छ रखने में कैसे योगदान देना है और हम कैसे उनका साथ दे सकते हैं अपनी शहर को स्वच्छ बनाने में। मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके। उन्होंने मुझे बहुत सारी गाइडेंस दी और उनको मेरी पेंटिंग भी बहुत अच्छी लगी। प्रधानमंत्री जी यहाँ आए थे, हम लोग ने उनसे बातें की। उन्होंने हमें बताया कि बनारस को कैसे विकसित बनाना है और कैसे स्वच्छ रखना है। उन्होंने हमें ये बताया कि बनारस को स्वच्छ रखने के लिए स्वच्छता रखना ज़रूरी नहीं है, उनका सहयोग करना ज़रूरी है। प्रधानमंत्री जी यहाँ आए थे और हम सबसे पूछा उन्होंने कि हमने किस कंपटीशन में भाग लिया था और मैंने पोएम राइटिंग में भाग लिया था और मैंने पोएम सुना तो नहीं पाई मैं उन्हें, पर कहते हैं कि उन्होंने हमें प्रेरणा दी भारत को कैसे साफ रखें, बनारस को कैसे विकसित बनाएं। मैंने एक पोएम लिखी थी जो कि विकसित बनारस के ऊपर है और मोदी जी ने हमें ये बताया कि हमें अपना बनारस को कैसे स्वच्छ रखना है और स्वच्छ रखने के लिए हमें सबका योगदान जरूरी है। जब प्रधानमंत्री महोदय हमारे पास आए तो उन्होंने हमें विकसित भारत, विकसित बनारस कैसे बनाना है इसके बारे में हमें प्रेरणा दी। हमसे हमारे विचार भी लिए और अपने विचार भी हमें प्रदान किए। प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमारे साथ बहुत बातचीत की और उन्होंने विकसित भारत, विकसित बनारस और आत्मनिर्भर भारत के बारे में बहुत सवाल पूछे और उन्होंने अपने विचार भी प्रदर्शित किए और हमने भी अपने विचार बोले। पीएम मोदी जी ने हमें ये बताया कि हमें वाराणसी को कैसे विकसित बनाना है और हमें बहुत सारी प्रेरणा भी दी और कहा कि आप लोग जब योगदान देंगे तभी भारत विकसित बनेगा। ये भारत के भविष्य हैं जिनसे कि प्रधानमंत्री ने चर्चा की, बताया कि कैसे विकसित भारत, विकसित बनारस और साथ ही ये विकास करेंगे देश का। जब विकसित भारत होगा तब ये युवा होंगे, जिम्मेदारियां होंगी इनके पास, इसलिए इनको उद्देश्य भी दिया प्रधानमंत्री ने और साथ ही यह भी बताया कि कैसे बनारस साफ होगा
सफाई होगी तो कैसे विकसित भारत बनेगा, कैसे विकसित बनारस बनेगा। कैमरा पर्सन गौरवगिरी के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। तो एक अहम संदेश बच्चों के साथ इस संवाद में हमें नजर आया। वहीं आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, कल उत्तराखंड का रजत जयंती समारोह है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। इस दौरे की तैयारी को लेकर हमारे सहयोगी उर्मिलेश भट्ट ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से खास बातचीत की। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई है। ये राज्य सिर्फ कल्पना नहीं थी, एक सपना नहीं था, बल्कि लोगों की उम्मीदें और आशाएं थी। हमारे साथ खास बात करने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। सर, 9 नवंबर 2025 को 25 साल पूरे होने जा रहे हैं। क्या कुछ खास कार्यक्रम है इसमें? 25 साल राज्य स्थापना के पूरे हो रहे हैं और ये रजत उत्सव पूरे देश के अंदर हो रहा है और सबसे बड़ी हम सब लोगों के लिए खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे इस राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर आ रहे हैं, 25 साल पूरे होने के अवसर पर आ रहे हैं और उनका देवभूमि उत्तराखंड से बहुत लगाव है। देवभूमि उत्तराखंड के लोग भी उन्हें अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। माताएं बहनें अपने बेटे भाई की तरह से मानती है। हर एक नौजवान, हर एक व्यक्ति यहाँ का उनको परिवार का सदस्य मानता है और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद राज्य तेज गति से आगे बढ़ा है। 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की योजनाएं यहाँ धरातल पर गतिमान हैं। अटल जी के प्रधानमंत्री रहते हुए राज्य बना और मोदी जी ने उसको आगे बढ़ाया। ये राज्य हमारा यहाँ के उत्तराखंड के आंदोलनकारियों, बलिदानियों और यहाँ की जनता मातृशक्ति के संघर्षों के परिणाम राज्य की स्थापना हुई। 25 सालों का सफ़र राज्य का पूरा हुआ है और ये हमारे लिए बहुत एक बड़ा अवसर है, बड़ी तिथि है। तो उसको हम लोग सब लोग एक जहाँ उपलब्धियाँ, अभी तक के अनुभव, उन सब का एक उत्सव कर रहे हैं और उससे आगे जो 25 साल आने वाले हैं उन सालों की एक रूपरेखा भी बना रहे हैं। इस 9 नवंबर 2025 को उत्तराखंड अपने 25 साल पूरे होने पर एक भव्य समारोह का आयोजन कर रहा है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है शरीक होंगे। कैमरा पर्सन विकास और सहयोगी भास्कर के साथ में उर्मिलेश भट्ट, डीडी न्यूज़, देहरादून। और आइए अब सीधा रुख कर लेते हैं विज्ञान भवन का, जहां पर उपराष्ट्रपति इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। He is on fast for not himself. He is on fast for the entire nation. Why we go and bend our back and say namaskar to him? That is, we have to get the blessings of the gurus to get the mental strength to fight against the evil forces. So, I am deeply honored to be here today on this sacred moment, and on this day, the dignitaries who are sharing the dais, Dabo Ratna Mahodadi परम पूज्य आचार्य श्रीमद विजय हंस रत्ना सुरीश्वर जी महाराज जी, प्रवचन प्रभावक परम पूज्य आचार्य श्रीमद विजय तत्व दर्शन सुरीश्वर जी महाराज जी, परम पूज्य खनिवर्य श्री धर्मत्यन विजय जी महाराज जी, पूज्य मुनि श्री कश्यप रत्ना विजय जी महाराज जी, पूज्य मुनि श्री रतन कलास विजय जी महाराज जी, पूज्य मुनि श्री सुस्मदन विजय जी महाराज जी, पूज्य मुनि श्री ध्यानासत विजय जी महाराज जी, पूज्य मुनि श्री वशीधन विजय जी महाराज जी,
and our minister from Delhi, our Verma ji. Bhai Begno sabko namaskar. The revered saints who are gathered here are here to bless all of us, and they have dedicated their whole life for the betterment of the society. The society should be more disciplined. The society should have a self-discipline. The society should take care of everyone. That is the ultimate motive on which they are spending their whole life. I met our Prime Minister Narendra Modi ji on the Navaratri days. I didn't know he will not be taking anything. We started talking, so in the beginning I asked him, Ji, you want to take anything? Then he said no. Then we were talking for another 20-25 minutes. Then I again asked him, Ji, you want to take something? He said no. Then I got little confused. I didn't know that he is on fast. Then after 45 minutes also, I asked him, then he said, no. See, why you don't take anything? Then he told me, I am on fast for all these 9 days, Navaratri days. Then I got astonished how he is so brisk and so energetic. I was so astonished to hear the 9 days fast. Today, 180 days fast, and that too for the 8th time. What I told to Modi ji, I cannot be on fast for a day. What I do on Navaratri day, on the Saraswati Puja day, from the morning till afternoon, I will be on fast. This is my only fast on a year. With the God's grace, today I am on fast, not fast for the whole day. From the morning I have not taken water, and I will take water only after the function is over. This is the maximum respect we can pay to our Bhujaniya Swami ji. And Jainism is one of the oldest religions in the world, as we all know. तो जैनाचार्य के 8वें उपवास वाराणसी समारोह में यहाँ उपराष्ट्रपति अपना संबोधन दे रहे थे। फिलहाल और भी खबरें हैं, उनसे आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज पर। आइए अब बात कर लेते हैं बिहार चुनाव की, जहां दूसरे चरण का चुनाव प्रचार अब अंतिम चरण में है। हर दल के बड़े नेता और प्रत्याशी चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज वाराणसी के बाद बिहार जाएंगे। आज सीतामढ़ी में और बेतिया में उनकी विशाल जनसभा होगी। पीएम मोदी यहां से पश्चिमी चंपारण की 9 और पूर्वी चंपारण की 11 विधानसभा सीटों के मतदाताओं को साधने की कोशिश करेंगे। पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर, रामनगर, नरकटियागंज, बगाहा, लौरिया, नौतन, चनपटिया, बेतिया और सिकटा विधानसभा के जो एनडीए प्रत्याशी हैं वो इन जनसभा में मौजूद रहेंगे। वहीं पूर्वी चंपारण के सुगोली, नरकटिया, हरसिद्धि, गोविंदगंज, केसरिया, कल्याणपुर, पीपरा, मोतिहारी, मधुबन, चिरैया और ढाका विधानसभा के एनडीए प्रत्याशी भी मंच साझा करेंगे। आपको बता दें 11 नवंबर को 122 सीटों पर मतदान होना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहां मतदाताओं को साधने का प्रयास करते हुए नजर आएंगे। इससे पहले भी हमने देखा था कि इस तरीके से बिहार के चुनाव को लेकर जबरदस्त रैलियों का जो प्रचार है वो नजर आया था। और आइए अब सीधा रुक लेते हैं सीतामढ़ी का, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। हाँ, पीछे लोगों को दिखना चाहिए। आपकी सेल्फी वगैरह बाद में लेना। यहां सीतामढ़ी का जो माहौल है, आपका ये जो प्यार है और इतना उमंग उत्साह है, दुनिया की किसी भी ताकत से बड़ी ताकत होती है जनता जनार्दन का आशीर्वाद। इससे बड़ी कोई ताकत नहीं होती है। और हम आज सीतामढ़ी में जो माहौल देख रहे हैं, दिल को छूने वाला है, दिल को छूने वाला है। और ये माहौल भी यही कह रहा है, ये माहौल भी इस बात का संदेश दे रहा है, ये माहौल भी उस संकल्प का परिचय करा रहा है, नहीं चाहिए कट्टा सरकार, नहीं चाहिए कट्टा सरकार। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, आपने तो कई लोगों की नींद हराम कर दी। आप नीचे बैठिए भाई, आप बैठिए नीचे। आप फोटो लाए हैं, मैं आपका बहुत आभारी हूं। यहां पार्टी कार्यालय में दे देना। आप लोगों ने ये 3 मिनट में अच्छों की नींद उड़ा दी है जी। यही तो जनता जनार्दन की ताकत होती है। साथियों, मां सीता की इस पुण्य भूमि पर आया हूं, ये भी बड़ा सौभाग्य है। और मुझे 5-6 साल पहले का
आज का ही दिन याद आता है। आपको भी याद आ जाएगा, वो तारीख थी 8 नवंबर 2019। याद कीजिए, 8 नवंबर 2019 माता सीता की इस धरती पर मैं आया था। और यहां से अगले दिन मुझे सुबह सुबह पंजाब में करतारपुर साहब कॉरिडोर के लोकार्पण के लिए निकलना था। और अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या पर फैसला भी आना था। मैं मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि सीता मैया के आशीर्वाद से फैसला रामलला के पक्ष में ही आए। मैं लगातार प्रार्थना कर रहा था। और साथियों, जब सीता माता की धरती से निकलते हुए प्रार्थना करूं, वो प्रार्थना कभी भी फल जाती है क्या? इस धरती की ताकत है कि नहीं है? और यही तो मां के आशीर्वाद है। और साथियों, ऐसा ही हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने रामलला के पक्ष में ही फैसला दिया। आज मां सीता की इस पुण्य भूमि पर आया हूं, आपका आशीर्वाद ले रहा हूं और उस इतने सारे उत्साह से भरे लोगों के बीच वो दिन याद आना बहुत स्वाभाविक है। साथियों, मां सीता के आशीर्वाद से ही बिहार विकसित बिहार बनेगा। ये जो चुनाव है, ये विकसित बिहार बनाने के लिए है। ये चुनाव तय करेगा आने वाले सालों में बिहार के बच्चों का भविष्य क्या होगा, आपके संतानों का भविष्य क्या होगा, आपके बेटे बेटियों की आने वाली कल कैसी होगी। और इसलिए ये चुनाव बहुत अहम है। साथियों, आरजेडी वाले बिहार के बच्चों के लिए क्या करना चाहते हैं, ये इनके नेताओं के चुनाव प्रचार में साफ साफ दिखता है। आप जरा ये जंगल राज वालों के गाने और उनके नारे जरा सुन लीजिए, आप कांप जाएंगे। क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं। आरजेडी के मंचों पर मासूम बच्चों से कहलवाया जा रहा है। क्या कहलवाया जा रहा है? वो बच्चे कह रहे हैं उन्हें रंगदार बनना है, रंगदार बनना है। आप मुझे बताइए, बिहार का बच्चा रंगदार बनना चाहिए या डॉक्टर बनना चाहिए? रंगदार बनना चाहिए या डॉक्टर बनना चाहिए? क्या हम हमारे बच्चों को रंगदार बनने देंगे? क्या रंगदार बनाने वालों को जीतने देंगे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि सीतामढ़ी में फिलहाल इस जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि जो बिहार की जनता है
उसको निर्णय लेना है कि विकसित बिहार जो है उसका निर्माण कैसे करना है, यानी अगर एनडीए की यहाँ जीत होती है। और साथ ही उन्होंने बताया कि किस तरीके से अब से पहले जो जंगल राज है वो हर किसी ने देखा है और अभी भी जो मानसिकता है वहाँ पर उन दलों की वही नज़र आती है। और बीजेपी के कद्दावर नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा और दिग्गज नेता राजनाथ सिंह और अमित शाह भी आज बिहार के चुनावी रण में होंगे और एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए जनसभाओं को संबोधित करेंगे। अमित शाह आज 3 जनसभाओं में शामिल होंगे, पहले पूर्णिया, फिर कटिहार और उसके बाद सुपौल में अमित शाह की रैली भी होगी। राजनाथ सिंह की भी 3 रैलियां होंगी, काराकाट, दिनार और रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में राजनाथ सिंह की सभा होगी। प्रचार के दौरान सभी नेता एनडीए के संकल्प पत्र में किए गए वादों का जिक्र करेंगे और नीतीश सरकार की उपलब्धियां भी गिनाएंगे। वहीं भाजपा के स्टार प्रचारक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गया जी के आत्री में यूपी के, आप बता दें, यहाँ पर एनडीए के उम्मीदवार के समर्थन में वोट मांगेंगे। बिहार चुनाव में नीतीश कुमार एक बड़ा नाम है। एक बार फिर नीतीश के चेहरे पर ही एनडीए कुनबा अपना चुनाव लड़ रहा है। नीतीश कुमार खुद भी अपने कामकाज की रिपोर्ट के साथ मतदाताओं के बीच जा रहे हैं। नीतीश कुमार आज गया जी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इमामगंज में एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील भी करेंगे। और पहले चरण के मतदान के बाद राहुल गांधी बिहार में वोट चोरी को बड़ा मुद्दा बता रहे हैं। वहीं इससे उलट जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार में वोट चोरी का मुद्दा ही खारिज कर दिया। अरे भैया, ऐसा है, ये वोट चोरी का मामला बिहार में आप लोग भी जान रहे हैं कि कभी ना मामला था ना है। अब राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर भाजपा से लड़ रहे हैं, वहां पर जो कर रहे हैं वो करें। इलेक्शन कमीशन समझे, राहुल गांधी समझे, नरेंद्र मोदी जी समझे। हम लोग को, बिहार के लोगों को उससे कोई मतलब नहीं है। बिहार में विधानसभा का चुनाव है। बिहार के लोग ये जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पर शिक्षा कब होगी, रोजगार कब होगा, बिहार की दुर्दशा कब सुधरेगी। वोट चोरी से क्या लेना देना है? बिहार में कोई आपको मिला अभी रास्ते में कि मेरा वोट कट गया है? जब किसी का वोट कटा ही नहीं है तो क्या आप वोट चोरी बात किए जा रहे हो? भाई, वोट चोरी का मामला है अपना दिल्ली में, अगर मामला है इलेक्शन कमीशन को घेरिए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, देश भर में एजिटेशन कीजिए। बिहार को लोगों को, बिहार के इलेक्शन को क्यों हाईजैक कर रहे हो उसमें? तो जनसुराज पार्टी से सीधे तौर पर यही कहना कि बिहार इलेक्शन को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है और सीधे सीधे राहुल गांधी पर भी वो निशाना साधते हुए नजर आए। इसके साथ ही महागठबंधन के नेता जो हैं वो भी चुनाव प्रचार में जोर शोर से जुटे हुए हैं। सीएम पद के दावेदार तेजस्वी यादव और डिप्टी सीएम के दावेदार विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव समेत वामपंथी नेता भी आज प्रचार में व्यस्त हैं। तेजस्वी यादव आज गयाजी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं प्रियंका गांधी आज पूर्णिया में जनसभा को संबोधित करेंगी। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी जितेंद्र यादव मंच पर मौजूद रहेंगे। प्रियंका गांधी माई समीकरण साधने की कोशिश करेंगी। वहीं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव आज पूर्णिया में जनसभा करेंगे। वे पूर्णिया के धमधा में महागठबंधन प्रत्याशी संतोष कुशवाहा के लिए वोट की अपील करेंगे। और बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के मद्देनजर 11 नवंबर तक भारत नेपाल सीमा पूरी तरह बंद रहेगी। मधुबनी जिले के जयनगर से नेपाल के जनकपुर तक चलने वाली ट्रेन का परिचालन भी इस दौरान बंद रहेगा। बिहार की सीमा नेपाल से 729 किलोमीटर तक फैली है। सीमावर्ती जिलों में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज शामिल हैं। सीमा क्षेत्रों में स्थानीय पुलिस और एसएसबी जवान संयुक्त रूप से रात्रि को पहरा दे रहे हैं ताकि सीमा क्षेत्र में होने वाली अवैध गतिविधियों पर निगरानी रखना और क्षेत्र में शांति और विधि व्यवस्था बनाए रखी जा सके। बुधवार से नेपाली ट्रेन का नियमित परिचालन शुरू हो जाएगा। और फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुक रहे हैं। एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा? आई वांटेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent. यहाँ सब कुछ है, great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities. तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें।
जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पता है टर्म लाइफ इंश्योरेंस आपकी फैमिली के लिए कितना जरूरी है? इतना जरूरी है कि भारत सरकार ने इस पे जीएसटी पूरी तरह से हटाकर 0 कर दिया है। पॉलिसी बाजार पर अब 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज पर। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली वालों को पॉल्यूशन से निजात दिलाने के लिए दक्षिणी दिल्ली के नेहरू नगर में एंटी पॉल्यूशन कैंपेन शुरू किया गया है, जो कि तकरीबन 1 महीने तक चलेगा। अभियान की शुरुआत बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने हरी झंडी दिखाकर की। प्रदूषण पर प्रहार करते हुए दिल्ली में एंटी पॉल्यूशन कैंपेन की शुरुआत हुई है। ये अभियान लगभग 1 महीने तक चलेगा। कैंपेन की शुरुआत बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने बीजेपी सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी और आचार्य प्रमोद कृष्णम और निगम पार्षद राजपाल सिंह के साथ की। राजधानी दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण से दिल्ली वालों को निजात दिलाने के लिए दिल्ली में एंटी पॉल्यूशन कैंपेन शुरू किया गया है और मेरी मौजूदगी इस समय डीएवी कॉलेज के बाहर है, जहां पर यहां के निगम पार्षद राजपाल के द्वारा इस अभियान को शुरू किया गया है। और इस तरीके के अभियान मसलन दिल्ली के अलग अलग वार्डों में, अलग अलग निगमों में आपको देखने के लिए मिलेंगे और इसकी तैयारियां पूरी तरीके से कर ली गई है। इस मौके पर अरुण सिंह ने कहा कि बीजेपी सरकार दिल्ली में प्रदूषण को खत्म करने के लिए प्रयासरत है। 2026 तक दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करना है। राजपाल सिंह जी के नेतृत्व में, जो यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय यहाँ के कारपोरेटर हैं, आज बड़ी संख्या में गाड़ियों का उसके माध्यम से जो स्वच्छता का अभियान इन्होंने प्रारंभ किया, यह पूरा का पूरा क्षेत्र प्रदूषण मुक्त रहे, उसके लिए जो इन्होंने संकल्प लिया, अभियान शुरू कर रहे हैं, इनका अभिनंदन करते हैं। केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और यहाँ रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में अनेकों उपाय लिए हैं। 2026 तक यह लक्ष्य है कि यह 40% दिल्ली का प्रदूषण कम हो। अभियान के बारे में निगम पार्षद राजपाल ने बताया कि ये अभियान दक्षिण दिल्ली के श्रीनिवासपुरी और आसपास के इलाकों में 8 अलग अलग मार्गों पर तकरीबन 1 महीने तक चलाया जाएगा। हमने 8 रोड और 8 ही टीमें तय की हैं। 8 रोडों पे अलग अलग टीम कंटिन्यूस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करेगी और जो मेरा क्षेत्र है श्रीनिवासपुरी वार्ड, इसको मैंने 0 मुक्त प्रदूषण करने का संकल्प लिया है। आज इस पर हमने जितने मेन रोड्स हैं इनके ऊपर ये एक मेजर ड्राइव चलाई है। आपको बता दें कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता शुरुआत से ही दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए संकल्पित हैं। दिल्ली वालों को पॉल्यूशन से निजात मिले, इसके लिए बीजेपी की नई नवेली सरकार, रेखा गुप्ता सरकार लगातार प्रयासरत है और इसी दिशा में इस कैंपेन की भी शुरुआत की गई है। दिल्ली से कैमरा पर्सन केशव के साथ मैं मोहित शुक्ला, दूरदर्शन न्यूज। भारत की राजनीति में एक मजबूत, दूरदर्शी और सशक्त नेतृत्व के प्रतीक भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक लालकृष्ण आडवाणी जी का नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। उनका आज जन्मदिन है। 8 नवंबर 1927 को अविभाजित भारत के सिंध प्रांत में जन्मे आडवाणी जी का जीवन राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रवाद के विचारों से ओतप्रोत रहा है। राष्ट्र निर्माण में उनके अतुलनीय योगदान के सम्मान के लिए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारतीय राजनीति में एक मजबूत, दूरदर्शी और सशक्त नेतृत्व के प्रतीक भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक लालकृष्ण आडवाणी जी का नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। 8 नवंबर 1927 को अविभाजित भारत के सिंध प्रांत में जन्मे आडवाणी जी का जीवन राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रवाद के विचारों से ओतप्रोत रहा है एवं राष्ट्र निर्माण में उनके अतुलनीय योगदान के सम्मान के लिए उन्हें भारत रत्न देने का ऐलान हुआ। लालकृष्ण आडवाणी जी का पूरा जीवन निष्काम भाव से राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित है। महज 14 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़कर उन्होंने अपना जीवन राष्ट्र सेवा को समर्पित कर दिया। भारतीय जनसंघ की स्थापना के बाद 1957 में वो अटल बिहारी वाजपेयी के राजनीतिक सहयात्री बने। 1958 से 1963 तक दिल्ली प्रदेश जनसंघ में सचिव के पद पर रहे। 1960 से 1967 तक जनसंघ द्वारा प्रकाशित मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में बतौर पत्रकार उनकी लेखनी ने राष्ट्रीय विमर्श के अनेक मुद्दों पर प्रबुद्ध जनों का ध्यान आकर्षित किया। अप्रैल 1970 में बतौर राज्यसभा सदस्य के रूप में शुरू हुई लालकृष्ण आडवाणी की संसदीय यात्रा राजनीतिक शुचिता का पर्याय है।
आपातकाल में गिरफ्तारी, लंबी कैद और आपातकाल के बाद जनता पार्टी सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री का पदभार गैर कांग्रेसी राजनीति में लाल कृष्ण आडवाणी के कद को 1970 के दशक में ही स्थापित कर देते हैं। देश को नए राजनीतिक विकल्प के संकल्प के साथ 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से ही लाल कृष्ण आडवाणी ने संगठन को सशक्त बनाने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी। 1980 से 1990 के बीच भाजपा को एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी ने अथक परिश्रम किया और इसका परिणाम तब सामने आया जब 1984 में महज 2 सीटें हासिल करने वाली पार्टी को 1989 लोकसभा चुनाव में 86 सीटें मिली। 1992 में भाजपा को 121 सीट, 1996 में 161 सीटें हासिल हुईं और आजादी के बाद बीजेपी पहली बार सबसे अधिक संख्या वाली गैर कांग्रेसी विकल्प के रूप में भारतीय जनमानस पर अंकित हुई। भारत और पूरी दुनिया ने राजनीति में अटल और आडवाणी के युग को देखा, जिसके मूल में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, समावेशी विकासवाद और राष्ट्र निर्माण का संकल्प निहित था। आडवाणी जी ने देश की सांस्कृतिक और राजनीतिक चेतना को जगाने के लिए कई ऐतिहासिक रथ यात्राएं निकाली। राम रथ यात्रा, जनादेश यात्रा, भारत सुरक्षा यात्रा, स्वर्ण जयंती रथ यात्रा और भारत उदय यात्रा से भारतीय राजनीति में रथ यात्रा के जरिए व्यापक जन आंदोलनों की नई परिपाटी शुरू की। ये यात्राएं केवल राजनीतिक अभियान नहीं थी, बल्कि भारत की आत्मा से संवाद का माध्यम बनी। लाल कृष्ण आडवाणी जी का जीवन संघर्ष, समर्पण और राष्ट्रवाद की प्रेरणादायक गाथा है, जिसने भारतीय राजनीति की दिशा और सोच दोनों को नई ऊंचाइयां प्रदान की। कैमरा पर्सन केशव के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं। एक महान दूरदर्शिता और बुद्धिमत्ता से संपन्न राजनेता आडवाणी जी का जीवन भारत की प्रगति को सुदृढ़ करने के लिए समर्पित रहा है। उन्होंने सदैव निस्वार्थ, कर्तव्य और दृढ़ सिद्धांतों की भावना को अपनाया है। उनके योगदान ने भारत के लोकतांत्रिक और सांस्कृतिक परिदृश्य पर अमिट छाप छोड़ी है। ईश्वर उन्हें उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदान करें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी भाजपा के वरिष्ठ नेता और भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भाजपा के संस्थापक सदस्य, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत भारत रत्न श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आडवाणी जी ने यह बताया है कि कैसे निस्वार्थ भाव से पूरा जीवन राष्ट्र के प्रति समर्पित किया जाता है। संगठन से लेकर सरकार तक उनके हर दायित्व का एक ही लक्ष्य रहा है, राष्ट्र प्रथम। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उन्होंने संगठन को गांव की चौपालों से लेकर महानगरों तक पहुंचाया और गृह मंत्री के रूप में देश की सुरक्षा को सुदृढ़ किया। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में भी उन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई और रथ यात्रा निकालकर पूरे देश में जन जागरण किया। ईश्वर से उनकी दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। एडीजीपीआई ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें आधुनिक और सशक्त होती भारतीय सेना की झलक दिखाई गई है। वीडियो में भारतीय सेना की आधुनिकता, सामरिक दक्षता और हर क्षेत्र में बढ़ती क्षमता को प्रभावशाली तरीके से प्रदर्शित किया गया है। इस वीडियो में अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों, नवीनतम तकनीक से संचालित युद्धक वाहनों, ड्रोन, कमांड और कंट्रोल सिस्टम, उन्नत संचार नेटवर्क और आधुनिक खुफिया प्रणाली की झलक मिलती है। ये वीडियो भारतीय सेना की फ्यूचर रेडी अवधारणा पर केंद्रित है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे सेना एआई, साइबर डिफेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी और डिजिटल वॉरफेयर से आधुनिक क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। वीडियो का मुख्य संदेश ये है कि भारतीय सेना न केवल देश की सीमाओं की सुरक्षा में अग्रणी है, बल्कि वह बदलते समय और तकनीकी चुनौतियों के अनुरूप खुद को निरंतर सशक्त बना रही है। एक ऐसी सेना जो हर परिस्थिति में सटीक, सक्षम और भविष्य के लिए पूरी तरह तैयार है। और खबर जम्मू कश्मीर से, जहां कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में भारतीय सेना ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया और 2 आतंकवादियों को मार गिराया।
सेना को घुसपैठ की खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर ऑपरेशन पिंपल का आगाज किया गया। 7 नवंबर 2025 को एजेंसियों से मिली विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर घुसपैठ की कोशिश के संबंध में कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में एक संयुक्त अभियान शुरू किया गया। सतर्क सैनिकों ने संदिग्ध गतिविधि देखी और उसे चुनौती दी, जिसके परिणाम स्वरूप आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी, जिसका सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया और 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। यूनाइटेड किंगडम स्थित भारतीय दूतावास ने भी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया। इसके साथ पेरिस में भी वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया गया। इस अवसर पर पेरिस स्थित भारतीय दूतावास ने फ्रांस में प्रवासी भारतीयों को एक साथ लाने के लिए एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। वहीं बर्लिन स्थित भारतीय दूतावास ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर एक विशेष समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर जर्मनी में भारत के राजदूत अजीत वी गुप्ते मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के प्रसारण से हुई, जिसके बाद गायक मंडली ने भावपूर्ण अंदाज में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम प्रस्तुत किया। It was composed by Bankim Chandra Chatterjee, and it went on to inspire millions of Indians of all ages and diverse backgrounds in our freedom struggle. आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आप बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज तो अफ्रीकी देशों अंगोला और बोत्सवाना की यात्रा पर रवाना होंगी। यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति अंगोला जाएंगी। अंगोला के साथ कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है, जिससे दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा और मजबूती मिलेगी। भारत अंगोला संबंधों पर हमारे संवाददाता आकाश पोपली ने अंगोला में भारतीय राजदूत डॉक्टर विधुपी नायर से खास बातचीत की। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंगोला की ऐतिहासिक यात्रा पर है और इस अवसर पर आज हमारे साथ मौजूद हैं अंगोला में भारत के राजदूत डॉक्टर विधुपी नायर। यह यात्रा भारत और अंगोला के बीच बढ़ती मित्रता और सहयोग के बीच एक नए अध्याय की शुरुआत है। सर, राष्ट्रपति की इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है और आप इसे भारत अंगोला के संदर्भ में कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? माननीय राष्ट्रपति जी इस यात्रा के दौरान वे अंगोला के 50वें स्वतंत्रता समारोह में भी भाग लेंगे। माननीय राष्ट्रपति जी की ये यात्रा वाकई ही ऐतिहासिक है, इसीलिए कि यह पहली बार भारत की कोई भी राष्ट्रपति अंगोला की यात्रा पे। सर, क्या इस यात्रा के दौरान कुछ समझौते या कुछ करारों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है? 2 समझौता ज्ञापनों में हस्ताक्षर होंगे। पहला मत्स्य पालन, जलीय कृषि और समुद्री संसाधनों के क्षेत्र में है, जिससे व्यापार को बढ़ावा मिलता है और उसके अलावा साथ ही साथ मत्स्य संसाधनों के प्रसंस्करण और विपणन में सुविधा होगी। दूसरा, दोनों देशों के बीच के राजनयिक अधिकारियों के आश्रितों की रोजगार के क्षेत्र में है। भारत और अंगोला के बीच कौन कौन से क्षेत्र में वर्तमान में सहयोग के मजबूत स्तंभ हैं? भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में एक अहम भूमिका निभाता है और इस मामले में वो भारत का एक करीबी साझेदार है। अफ्रीका से कच्चे तेल निर्यात करने वाले दूसरे सबसे बड़ा देश है अंगोला।
इसके अलावा पूरे विश्व में से भारत को LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्रदान करने वाले शीर्ष के 5 या 6 देशों में अंगोला शामिल। सर, पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में कैसी तेजी आई है? कुछ सालों से भारत अंगोला के शीर्ष के 3-4 व्यापार साझेदारों में शामिल रहे हैं। हम अंगोला को परिष्कृत तेल उत्पाद, अनाज, फार्मास्यूटिकल्स, दवाइयाँ, मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स इत्यादि का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदाता है। पिछले वित्तीय वर्ष द्विपक्षीय व्यापार 5 अरब US डॉलर से ज़्यादा हो चुका है, जो उसके पहले के वित्तीय वर्ष की तुलना में 20 से 25% की वृद्धि है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आइए बात कर लेते हैं क्रिकेट की भी। आपको बता दें, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 सीरीज का आखिरी मुकाबला आज ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। 5 मैचों की सीरीज में भारत 2-1 से आगे है। दोनों टीमों के बीच सीरीज का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। इसके बाद मेलबर्न में खेले गए दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल की थी। तीसरे मैच में भारत ने वापसी करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया। इसके बाद चौथे मैच में भी भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 48 रनों से हराकर श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बनाई है। आज भारत की नज़र लगातार तीसरी जीत के साथ सीरीज पर कब्जा जमाने की होगी। ISSF विश्व चैंपियनशिप राइफल पिस्टल टूर्नामेंट की शुरुआत आज से हो रही है। इस प्रतियोगिता में भारत की ओर से 40 निशानेबाजों का दल हिस्सा लेगा। प्रतियोगिता का समापन 17 नवंबर को होगा। और वहीं गोवा में चल रहे शतरंज विश्व कप में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन नजर आ रहा है। भारतीय ग्रैंडमास्टर अर्जुन एरकेसी ने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए उज्बेकिस्तान के शमसुद्दीन वखीदोव को हराकर शतरंज विश्व कप के तीसरे दौर में बढ़त बना ली है। वहीं शतरंज विश्व चैंपियन डी गुकेश ने जर्मनी के फ्रेडरिक स्वेन के खिलाफ अपने पहले गेम में ड्रॉ से संतोष करना पड़ा। डी गुकेश के अलावा अनुभवी ग्रैंडमास्टर पी हरिकृष्णा ने भी दमदार प्रदर्शन करते हुए बेल्जियम के युवा खिलाड़ी डेनियल दर्धा को मात दी और बढ़त हासिल की। और वहीं शतरंज विश्व कप के राउंड ऑफ 64 के मुकाबलों में प्रज्ञानंदा ने काले मोहरों से खेलते हुए आर्मेनिया के रॉबर्ट हानियासियान के साथ ड्रॉ मैच खेला। जबकि अगर बात की जाए विदित गुजराती की, तो उनका मुकाबला भी अमेरिका के सैम शकलैंड से ड्रॉ पर समाप्त हुआ। आज इंटरनेट हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। हम रोजाना इसका इस्तेमाल खबरें पढ़ने, वीडियो देखने, सोशल मीडिया या ऑनलाइन खरीदारी करने के लिए करते हैं। लेकिन इसी इंटरनेट की एक और दुनिया है जो आम लोगों को नजरों से बिल्कुल ओझल रहती है। इस छिपी हुई दुनिया में वो सब कुछ होता है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। यहाँ अपराध भी पनपते हैं और कई बार इन्हीं रास्तों से अपराधों पर लगाम भी लगाई जाती है। इस नेटवर्क में हमेशा वो हैकर्स या वो गलत काम के लिए इस्तेमाल करने के लिए बहुत लोग होते हैं, तो इनके पास बहुत सारे डेटा माइनिंग टूल्स होते हैं जिसके माध्यम से वो आपकी कम्युनिकेशन उठा सकती है। इसलिए आपका प्रिकॉशन आपको लेना पड़ेगा कि किसी तरीके से आप अपना आइडेंटिटी को ना समझाए, और जो अपना नेटवर्क्स आप बनाते हैं या एक क्लोज्ड यूज़र ग्रुप आप उसमें बनाते हैं ताकि उसमें आप किसी तरीके से अपने कोडेड लैंग्वेज या किसी भाषा में बात करें ताकि वो जनरल पब्लिक या जो इसमें फिशिंग करने के लिए आते हैं वो आपकी कम्युनिकेशन को उठा ना पाए। डार्क वेब इंटरनेट का वो रहस्यमय हिस्सा है जिसका कोई नाम नहीं है, जिसका कोई चेहरा नहीं है, और सिर्फ यहाँ पर डार्क वेब पर जिस तरह के अपराध होते हैं उन पर लगाम लगाने के लिए आवश्यक है कि किस तरह के कदम उठाए जाएं। लेकिन इस बारे में और आपको हम जागरूक करेंगे हमारे कार्यक्रम साइबर अलर्ट के जरिए। देखिए इसे आज रात 10 बजे। क्या है डार्क वेब, कैसे करता है ये काम और कैसे ये गढ़ बन रहा है अवैध साइबर अपराधों का। क्रिमिनल्स को जो मौका मिलेगा कम्युनिकेट करने का, उस मौका वो कभी नहीं छोड़ेंगे। आपको कैपेसिटी होना चाहिए कि आप किस तरीके से आप इसको इंटरसेप्ट करें या समझें। आज के डेट में भी बहुत सारे ऐसे उग्रवादी ग्रुप है जो डार्क वेब का इस्तेमाल करते हैं। डार्क वेब रहेगा हमारे साथ। अब है कि लॉ एनफोर्समेंट के कितने कंट्रोल रहे। देखिएगा साइबर अलर्ट सिर्फ डीडी न्यूज पर। तो देखना ना भूलें साइबर अलर्ट आज रात 10 बजे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।